नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्वावलोकन श्रृंखला में विज्ञान विषय में भौतिकी पढ़ रहे हैं, है ना। और भौतिकी का आज हम 13वां ये पार्ट देखेंगे, 13वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग एक कंप्यूटर और आईटी मतलब कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी करके आपकी किताब में एक चैप्टर है जिसमें लगभग 340 सवाल के आसपास हैं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जैसे यूपी में तो कंप्यूटर उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अगर अलग स्टेट कोई दे रहे हैं तो वहां कंप्यूटर पूछा जाता है। तो मैंने सोचा जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बार में चीजें खत्म करते चलते हैं। तो 4 क्लासेस में हम कंप्यूटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग 350 सवाल हैं, तो वही लगभग 85-90 सवाल एक क्लास में होंगे। 60 मिनट में हम लोग इतने सवाल कर लेंगे। तो अगली 4 कक्षाएं आपकी कंप्यूटर की होंगी, ठीक है, जिसमें हम जो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उनको करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि सवाल आते हैं यहां से भी। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ ही मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की पहली कक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 पहली क्लास हम इसकी 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर फिजिक्स में आपकी 3-4 क्लास और रह जाएंगी, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल हम लोग शुरू कर लेंगे उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आज सवालों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे। देख रहे हैं आप कंप्यूटर, आपको एक लैपटॉप का फोटो ये लगा हुआ दिख रहा है। चलो देखते हैं सवालों के माध्यम से। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि पहला कंप्यूटर बनाया था। तो हम सब लोग जानते हैं, देखो यूपी में सवाल पूछा गया है आपसे, मतलब पूछा जाता है लेकिन बहुतायत में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक हम किसको मानते हैं। कंप्यूटर का आविष्कारक हम मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का आविष्कारक मानते हैं। तो वही ये पूछा है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये चार्ल्स बेबेज साहब आपको दिख रहे हैं। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो ये महोदय हैं जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब ये फैक्चुअल सवाल है, इनमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है, तो फटाफट करके आगे निकलना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेम रिपीटेड सवाल है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और कितनी बार रिपीट हुआ है। तो कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आपसे पूछे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार माना जाता है एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, है ना, टॉमी फ्लोवर्स करके उनका नाम था। टॉमी फ्लोवर्स करके उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार आया और इसमें एलन एम ट्यूरिंग का नाम दिया है। वो क्या थे, वो उस टीम का एक हिस्सा थे जिसने उस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया था। तो देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ब्रिटिश इंजीनियर, क्या नाम है, टॉमी फ्लोवर्स द्वारा किया गया था, जबकि डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग उक्त कार्य में डिजाइन सहायक थे। ठीक है, मतलब उसका जो डिजाइन बना था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, उसमें हेल्प की थी एलन ट्यूरिंग ने। लेकिन जब इनका नाम नहीं है टॉमी फ्लोवर्स का, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एलन ट्यूरिंग लगाएंगे। ठीक है, ये किस लिए मैंने आपको बताया है मान लीजिए ये सवाल रिपीट होता है और इनमें से एक ऑप्शन हटा के आपको टॉमी फ्लोवर्स ऑप्शन दे दिया जाता है, तो वो ज्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया देश पूछा है, तो हम देख रहे हैं ब्रिटिश वो थे, टॉमी फ्लोवर ब्रिटिश इंजीनियर थे, तो वही कहां करेंगे, ब्रिटेन में ही करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन में ही करेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना। देखो कंप्यूटर का टाइम पीरियड है, कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, कब से कब तक कंप्यूटर माना जाता है, कब से कब तक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर रहे, कब से कब तक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर रहे। तो उनका जो डिफरेंस है ना, वो उसी आधार पर है कि किसमें आईसी चिप होती थी, किसमें क्या कहते हैं और सिस्टम होते थे। तो ये पूरा एक डिटेलिंग है, उसका वर्गीकरण है, उन्हीं आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियां डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, तो जो आईसी चिप वाले कंप्यूटर थे, है ना, आईसी चिप वाले कंप्यूटर जो थे वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, जिनका सामान्यतः टाइम पीरियड 1965-1964 के आसपास माना जाता है। तो आईसी चिप द्वारा जो निर्मित कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो IBM 360 था। ठीक है, IBM 360। तो ये अब देखो इसमें IBM 1620 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो अपना पहला कंप्यूटर था आईसी चिप द्वारा वो IBM सिस्टम 360 था। ठीक है, ये नीचे दिया गया है, और कब, 1964 में। IBM कंपनी का नाम था और वो उसका कंप्यूटर का नाम था, तो ये आप याद रखोगे। चलिए
आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। अब तो ये नॉर्मल सी बात है, जब ये सवाल पूछे जाते थे, 2002 का ये सवाल है, तब ये सिस्टम टफ होता था। अब तो हम सब जानते हैं कि मेन चीज क्या होती है, मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड खराब हो गया या मदरबोर्ड में कोई दिक्कत हो गई, मतलब कंप्यूटर आपका बेकार है, ठीक है। सबसे महंगा वही चेंज होता है। तो इसका मुख्य पटल क्या है, इनमें मदरबोर्ड। फादरबोर्ड जैसी कोई सिस्टम नहीं होता, कीबोर्ड तो एक एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। तो मदरबोर्ड उसका मुख्य क्या कहता है, मुख्य पटल कह लो, मुख्य भाग कह लो, जो कुछ भी कह लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव आप जनरली सब जानते हैं, पेन ड्राइव क्या होती है, उस हिसाब से देख लो। एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीय भंडारक मतलब, अब लैंग्वेज से घबराना नहीं है, समझना है ना। सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीय भंडारक मतलब सेकेंडरी मेमोरी है, एक्स्ट्रा में है। अब क्या वो स्थिर होती है, स्थिर थोड़ी ना होती है, उसको तो कहीं से भी हम कहीं तक कर सकते हैं। एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक एकक, तो मैग्नेटिक जैसा पेन ड्राइव में कुछ नहीं होता है। एक हटाई जा सकने वाली द्वितीय भंडारक एकक ये होती है। हमने लगा लिया, जब हमें जरूरत है पेन ड्राइव, यूएसबी पोर्ट में लगा लेते हैं, और जब मनुआ निकाल दिया, तो हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी मेमोरी है आपकी क्या, पेन ड्राइव, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, माउस क्या है। देखो कंप्यूटर में दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कोई चीज का निर्देश देते हैं ना, निर्देश दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस से देंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है, वो हमारा निर्देश जो है जिस स्वरूप में प्रस्तुत हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में जब हम कोई चीज एंट्री करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटा, है ना। जैसे मान लो मैंने अपना नाम लिखा SHIVAM, तो मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूं, तो कीबोर्ड से मैं नाम लिख रहा हूं, मतलब कीबोर्ड क्या हो गया मेरे लिए, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और जो मैं डेटा इसको दे रहा हूं वो क्या हो गया, मैंने S दबाया, H दबाया, I दबाया, ये क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम इनपुट दे रहे हैं, अब स्क्रीन पे मेरा नाम शो होने लगा, तो वो क्या हुआ, जो डेटा मैंने दिया वो एज ए इंफॉर्मेशन शो होने लगा, सूचना की तरीके से शो होने लगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या शो करते हैं, इंफॉर्मेशन शो करते हैं। और आउटपुट डिवाइस यहां क्या हो गया, आपका स्क्रीन या मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, माउस से भी हम क्या करते हैं, माउस से भी हम कुछ टिक 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 करते रहते हैं, मतलब वो माउस किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एज ए इनपुट डिवाइस। भाई मैंने राइट क्लिक किया, कोई चीज मुझे कॉपी करनी हुई, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, तो मैंने क्या दिया, उसको इनपुट दिया ना, है ना। तो इसी तरीके से तो इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जिस भी चीज से आप इनपुट दे रहे हो, जैसे जो क्या कहते हैं माइक्रोफोन हो सकता है, तो वो सारे आपके इनपुट डिवाइस है। चलिए, तो माउस आपसे पूछ रहा है क्या है, तो माउस विल बी द इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो आपको फाइनल आउटपुट दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर है ना, आपने कमांड दिया, Ctrl+P किया कीबोर्ड से, है ना, Ctrl+P मतलब प्रिंट देने का, एंटर मारा, तो ये क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। आपने उसको इनपुट दिया कि भाई साहब प्रिंट कर दो इसको, और प्रिंटर में से प्रिंट खच 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 क्या हुआ, निकलता हुआ आ गया, तो वो क्या हुआ, वो आउटपुट डिवाइस हुआ, उसने फाइनल प्रिंट निकाल दिया, ठीक है। तो वही चीज है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन कौन नहीं है, देखो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, आप जो इनपुट दे रहे हो मॉनिटर पे दिखता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, भाई आप जो प्रिंट कमांड दे रहे हो वो प्रिंटर ही तो आउटपुट निकाल के दे रहा है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है, देसी भाषा में ऐसे समझ लो कि जो बड़ी बड़ी फ्लैक्सी नहीं छापने वाली बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं, भाई जो आजकल तो फ्लैक्सी फलाने चीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नीचे एक फोटो लगा हुआ होगा नेताजी का, मतलब जो तथाकथित वाले होते हैं, तो वो जो बड़े बड़े सिस्टम है ना, बड़े बड़े फ्लैक्सी और वो सब छापने वाले, उसको प्रिंटर ना बोल के प्लॉटर बोल देते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि माउस अभी हम पीछे देख के आए हैं, माउस क्या है, मेरा इनपुट डिवाइस है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से थोड़ी स्पीड अप करते हुए चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से देखो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जी सर। टच स्क्रीन, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन, है ना। अब स्क्रीन अगर टच वाली नहीं है, सिंपल दिखते समय जो स्क्रीन है, तो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट। लेकिन
टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन अगर स्पेसिफाई कर दिया तो अब जैसे ये मुझे दिख रहा है मान लो इस स्क्रीन पे, तो ये स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इस पे ही मैं टच करके क्या करूं, कुछ गोला बना दूं, तो ये क्या कर दिया मैंने, इनपुट कर दिया ना, तो स्क्रीन टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, तो वही कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, टच स्क्रीन। केवल स्क्रीन कहता है तो वो आउटपुट डिवाइस है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। देखो किसमें आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि हम उससे स्कैन कर रहे हैं पहले सूचना, तभी तो हमारे स्क्रीन पे शो हो रही है, तो इनपुट दिया तभी तो स्क्रीन पे शो हुई, तो ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, याद रखेंगे आप ये चीजें, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि अगर कंप्यूटर का सवाल आ रहा है ना तो 60-70% चांस होते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट युक्ति नहीं है। देखो कौन आउटपुट युक्ति नहीं है, ड्रम पेन प्लाटर ये है, सीआरटी मॉनिटर आउटपुट है, ईयरफोन्स है, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस माना जाता है, जैसे मान लो कैमरे से मेरा पहले फोटो जाएगा तब वो एज ए इंफॉर्मेशन शो होगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, मदरबोर्ड से कोई मतलब नहीं है, सीपीयू। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मैं ही क्वेश्चन नेक्स्ट करने के लिए कीबोर्ड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, एंटर दबा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब मोस्ट यूजेबल डिवाइस है कीबोर्ड। चलिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो कीबोर्ड कह ले या माउस कह ले, इसमें कीबोर्ड नहीं दिया है तो इसमें माउस। निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस। ठीक है, निवेश मतलब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। ठीक है, अब 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था, यह आप देख रहे हो उस समय ऐसा माउस था, और इसमें एक ये बिंदी सी जो आप ऊपर देख रहे हो ना, केवल एक ये की थी, इसी से चारों तरफ घुमाते थे, इसी से सिस्टम होता था। तो पहला जो माउस बना था वो कुछ इस तरीके से दिखता था, और ये किसका था, लकड़ी का था। ठीक है, आजकल तो प्लास्टिक के आते हैं, ये माउस किसका था, लकड़ी का था। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। ठीक है, मान लीजिए माउस है और माउस से आप कोई चीज डबल क्लिक कर रहे हैं तो क्या होती है, वो फाइल रन होने लगती है ना, मतलब खुल जाएगी। जैसे मान लो कोई इमेज है, उस पर आप डबल क्लिक करो तो ओपन हो जाएगी, मतलब रनिंग में आ जाएगी। और रनिंग में कोई चीज आती है तो कहां जाती है, सीपीयू या रोम या रैम में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई मतलब नहीं है जाएगी, वीडियो कार्ड में कोई मतलब नहीं है, हार्ड ड्राइव में कोई मतलब नहीं है, सीपीयू में वो चीज रन होने लगती है। ठीक है, एज ए प्रोग्राम की तरह से खुलने लगती है, मतलब आसान भाषा में समझे तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं कि अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं। तो आजकल तो सारे यूएसबी पोर्ट होते हैं। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट नहीं है, ये वो है P6 वाला पोर्ट है, इसमें 6 पिनें होती थी, 1 2 3 4 5 और एक इधर बड़ी सी होती थी, 6 पिन होती थी, और उधर 6 होल होते थे, तब ये ऐसे करके लगता था। पुराने कंप्यूटर आप देखोगे तो उनमें ये वाला पोर्ट मिलता था। आजकल तो यूएसबी पोर्ट है, हर चीज के लिए यूएसबी पोर्ट है। ठीक है, माउस का, कीबोर्ड, आजकल तो और वाईफाई से, मतलब उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये काफी पुराना पूछा हुआ सवाल है। चलिए, कंप्यूटर क्या है, आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर इनमें से क्या है। आंकड़ों के भंडारण के लिए एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। ठीक है भाई, विश्लेषण तो कर ही सकता है वो, है ना। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखता है चीजों की, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो सकता है। तो ये सभी बात सही है। तो नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो चारों सही है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, चारों सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पुराना फोन खराब हुआ, फोन भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है ना, फोन आपका खराब हुआ, आप क्या करते हो, कचरे में डाल देते हो। कितने फोन कचरे में पड़ते हैं, कितना उनका मतलब ई अपशिष्ट जनरेट होता है, तो उनसे प्रदूषण हो रहा है भाई। वो भी तो चीजें आपके कुल मिला के एनवायरमेंट में ही जा रही है ना, तो उनसे प्रदूषण हो रहा है। क्या क्या चीज उनसे होती है, तो बेरिलियम होता है, कैडमियम भी होगा ही, ठीक है, क्रोमियम भी होगा ही, हेप्टाक्लोर तो उसको बोलते हैं, हेप्टाक्लोर नहीं होना चाहिए, पारद, सीसा,
प्लूटोनियम क्या है? ये तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो हम परमाणु ईंधन में इसका यूज करते हैं प्लूटोनियम का, है ना। कल हम पढ़ रहे थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम किसका यूज करते हैं? प्लूटोनियम का, ठीक है। तो ये नहीं होगा, 7 में हटाओ, इसमें 7 है, ये खत्म, इन दोनों में 7 7 है, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 5 6, है ना, चौथा भी नहीं होगा, है ना। 1 2 3 5 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप एक को भी निकाल लेते ना, ये हेप्टाक्लोर, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे वो नहीं होती, क्या कहते हैं, अरे वो पोंछा लगाते समय जो आप डालते हो व्हाइट व्हाइट सा फिनाइल टाइप जो होती है, वैसा ही कुछ होता है, कीटाणुनाशक होता है हेप्टाक्लोर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लूटोनियम से हटा लिया हमने, प्लूटोनियम हटाया, काम चल गया अपना। चलो, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इंटरनेट को कहते हैं कि बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है, जाल है, ठीक है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल। अब देखो पुराना सवाल है ना, इसलिए ऐसे सरल सरल ऑप्शन है। कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने जैसा या रोकने जैसा है नहीं, आप लोग देख लेना, अगर पढ़ने हो तो पुश करके देख लेना। चलो, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो डायल अप सर्विस माना जाता है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है ना। कौन सी? डायल अप सर्विस। ये डायल अप सर्विस सोचो सिर्फ 56 kbps की स्पीड देती थी, ये भी हाईएस्ट स्पीड थी भाई साहब इसकी, kbps, है ना। मतलब फोटो ना डाउनलोड, फोटो तो क्या कुछ डाउनलोड ना होते में। तो डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट सेवा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका, जैसे जनरली कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो उसका जो सबसे पहले हमें फ्रंट दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? आजकल तो आम है ये सवाल, पूछा गया होगा 15 में, तब थोड़ा मे बी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम होम पेज। कोई भी वेबसाइट जब हम खोलेंगे जो हमें दिखता है सबसे पहले फ्रंट उसका दिखता है, उसको बोलते हैं उसका होम पेज, है ना। तो देखो होम पेज, देखो अंग्रेजी में लिख रखा है गृह पृष्ठ, ठीक है। होम पेज, गृह पृष्ठ जैसा कुछ नहीं होता, इसको देवनागरी में भी होम पेज ही लिखना चाहिए, होम पेज ही लिखना चाहिए, ठीक है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम होम पेज पे चले जाते हैं ना। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है, ठीक है। सिंपल सवाल है, आगे देखते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखो ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या सिस्टम होता है? मतलब बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अब वो बहुत सारे तरीकों से जुड़ सकते हैं, एक ही रिंग में जुड़ सकते हैं, मतलब एक साथ ही जुड़ते चले जाएंगे। एक ट्री के रूप में जुड़ सकते हैं कि मतलब एक जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा, फिर इससे कई सारे जुड़ लिए, एक इधर से जुड़ा, फिर इससे कई सारे जुड़ लिए, तो ये ट्री वाला होता है। रिंग हो सकता है, बस में हो सकता, बस मतलब कोई एक ही वही राउंडिंग शेप में जुड़ जाते हैं, एक मेन से बहुत सारे जुड़ जाते हैं। ग्रिड जैसा इनमें कुछ नहीं होता, ग्रिड जैसी कोई टोपोलॉजी नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट सिस्टम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इंटरनेट सिस्टम ट्री टोपोलॉजी का यूज करता है। याद कर लो, ये बात समझ में ना आ रही हो तो याद कर लो, मतलब ज्यादा घुसना नहीं है उसमें डीप में, ठीक है, और विषयों पे समय देना है। तो ट्री टोपोलॉजी का यूज करता है आपका कौन? इंटरनेट, ठीक है। चलो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, सर्किट और पैकेट स्विचिंग दोनों पर। इंटरनेट किस पे काम करता है? इंटरनेट काम करता है पैकेट स्विचिंग पर, ठीक है। ये क्या होता है? सूचनाओं को एक पैकेट्स के रूप में भेजता है, ठीक है। और ये जो होती है सर्किट स्विचिंग, ये केवल साउंड के लिए काम में आती है। जैसे टेलीफोन जो काम करता है, अगर आपसे इसमें इंटरनेट की जगह टेलीफोन पूछ ले तो वो सर्किट स्विचिंग पे काम करता है, ठीक है। चलो, इंटरनेट पर एक डाटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होता है उसे कहा जाता है, आप जानते हैं, डोमेन नाम सेवा या डोमेन नाम प्रणाली उसको कहते हैं। डोमेन नहीं होता जैसे .com, है ना, जैसे अब मान लो ये है तो @decode.com, इस तरह से। तो डोमेन नेम प्रणाली उसको बोलते हैं, डोमेन सिस्टम बोलते हैं, जहां उसका डेटाबेस और वो वाला पूरा सिस्टम होता है। चलो, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट में। यह क्या सिस्टम होता है? बिट और बाइट, मतलब कंप्यूटर का, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आप अपनी लंबाई नाप रहे हो, आप किस में अपनी लंबाई नापते हो? फिट में। जी मैं 6 फीट का हूं, तो 1 फीट में भी फिर कुछ वो होते हैं, ठीक है, इंच होते हैं, या उसको भी आप कुछ सब कैटेगराइज कर लेते हो। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी मापने की या साइज मापने का किसी भी चीज में सबसे छोटा यूनिट है बिट, और बिट का चाचा होता है, मतलब बिट से बड़े होते हैं बाइट।
8 बिट का क्या हो जाता है, एक बाइट हो जाता है। तो IPv6 जो प्रोटोकॉल है उसमें आईपी एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो 128 बिट का होता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, तो ब्लूटूथ तकनीक आप लोग तो यूज किए ही होंगे, है ना, मेरे जमाने वाले ही लोग हैं, तो पहले एक फोटो को दूसरे से भेजने में ब्लूटूथ का यूज करते थे, भाई तू भी खोल ले मैं भी खोल लूं, पास में बैठ लो, तो वो ट्रांसफर हो जाता था डेटा, ठीक है। तो केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण, लैंडलाइन मोबाइल फोन पर, उपग्रह से टेलीविजन उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण, ठीक है। उपग्रह से का मतलब है केवल मोबाइल पे भी नहीं, ब्लूटूथ से तो अपन ब्लूटूथ से और भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर लेते हैं। तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण के लिए, उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है ना। ब्लूटूथ काफी स्लो है, वाईफाई काफी तेज है ब्लूटूथ की तुलना में। चलो, तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति प्रयुक्त करता है। हाँ, तो वो थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वाईफाई, ये ठीक है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र जाल में प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत नहीं, वाईफाई दोनों में यूज होता है। ये गलत है, लोड नहीं लेना है बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब इस सवाल का। जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे होते हैं तो दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है। भाई ब्लूटूथ में ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही पंक्ति में हो, मतलब एक फोन मेरा यहाँ है एक फोन यहाँ है, तो जरूरी थोड़ी है एक ही पंक्ति में हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो पंक्तिबद्ध होना तो आवश्यक है नहीं, ठीक है। इस संदर्भ में ए तथा बी दोनों कथन सही है, बी तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, 2011 में यूपीएससी ने सवाल पूछा है, देखो आरएएस वालों ने सेम सवाल उठा के पेस्ट कर दिया 2018 में। इसलिए मैं कहता हूं सेम सवाल आ जाए ना तो गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको पीवाईक्यू याद होंगे ना, 4-5 बार करे हुए होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलो, आवृत्ति याद कर लेना, क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति यूज करता है, जबकि वाईफाई 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज तक आवृत्ति यूज करता है, ठीक है। चलो, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। यह करंट अफेयर्स का सवाल था, है ना, करंट अफेयर्स में उस समय चर्चा में था, कौन सा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है। गूगल ने रेलवे के साथ कनेक्ट करके फ्री वाईफाई देना शुरू किया था, तो सबसे पहले फ्री वाईफाई कहां मिली थी, आपकी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो लाईफाई क्या है, लाईफाई एक नया टेक्नोलॉजी है, लाइट रिलेटेड है, कि इसमें जो सूचना का संचरण होगा, है ना, वो लाइट के माध्यम से होगा, है ना, दृश्य प्रकाश के माध्यम से होगा। जैसे एलईडी बल्ब जैसा जलेगा और उसको ऑन कर देंगे तो उस पूरे एरिया में जहां तक उसकी रोशनी जाएगी वहां क्या होगा, वो नेटवर्क हम लोग ले सकते हैं। तो यह उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में यूज करता है, ठीक है। डाटा संचरण इसमें स्पीडली होगा और लाइट का यूज होगा इसमें उसके लिए, ठीक है। चलो, जो नॉर्मल वाईफाई है वो रेडियो वेव्स का यूज करता है, ठीक है, हमें दिखती नहीं है। ये जो यूज करेगा लाईफाई वो दृश्य प्रकाश का यूज करेगा। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है, बेतार मतलब जिसमें तार से कनेक्टिंग नहीं होती है, ठीक है। बेतार का क्या मतलब हो गया, जिसमें तार से कनेक्टिंग नहीं होती है, और वाईफाई की तुलना में कई गुना तीव्रतर है, बिल्कुल ठीक है, माना जाता है 10 गुना तीव्रतर है वाईफाई की तुलना में। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। लाईफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडेलिटी, ठीक है, प्रकाश दत्त द्रुपता, हे भगवान। भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 किया गया है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें शायद मिनिस्ट्री इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगी, है ना, इंफॉर्मेशन आईटी मिनिस्ट्री होगी, ये नहीं होगी। चलो खैर देख लेते हैं। लाईफाई द्वारा 10 जीबी प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेजा जा सकता है, समझ रहे हो, मतलब आपकी पूरी एचडी क्वालिटी वाली पिक्चर खट से 1 सेकंड में उधर से उधर पहुंच जाएगी, वो भी 1 किलोमीटर। चलो, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क,
ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपने देखा हो कहीं कहीं जैसे कंप्यूटर में जिनको तेज स्पीड से डेटा यूज करना होता है वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाले केबल अपने कंप्यूटर में आपने देखा होगा लगाए रहते हैं ताकि डेटा और तेजी से वो इंटरनेट स्पीड और अच्छी आए। ठीक है, तो लाइफाई में ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जैसा कुछ नहीं है, वो तो पूरा बेतार प्रौद्योगिकी है। तो वही पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका यूज नहीं करेगा, किसी भी तार या ऑप्टिकल फाइबर का यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ लाइट से चलेगा, लाइट का यूज करेगा। चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरनेट कहते हैं, जो सबको आपस में जोड़ती है। ठीक है, इंटरनेट। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल 38 क्या कह रहा है आपसे? 38 क्वेश्चन कह रहा है, 38 सवाल कह रहा है आभासी निजी परिपथ बीपीएन। ठीक है, ओहो जी खुशी की लहर आ गई, ये तो अपना वाला सिस्टम है। चलो ठीक है, बीपीएन क्या है? बीपीएन का यूज आप सब लोग करते होंगे। तो ये क्या है? यह एक किसी संस्था का निजी नहीं, संस्था से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में क्या करता है? प्रवेश करने की अनुमति की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। तो ये ठीक है, निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, ये भी सही है, और सुरक्षित रखता है ये कीवर्ड है, ये सही है अभी तक। और देख लेते हैं, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर, और कोई तो आएगा ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी गलत है, एबीसीडी में से आभासी निजी परिपथ का वर्णन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बीपीएन क्या है? राइट आंसर ये। बीपीएन एक ऐसा, मान लो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो मे भी आपकी चीजें कोई और क्रैक कर रहा हो, देख रहा हो, या उनको रीड कर रहा हो, लेकिन आप जब बीपीएन ऑन कर लेते हो, बीपीएन ऑन कर ले तो वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, आपके चारों तरफ एक जाल बन जाता है एक तरह से, और वो आपकी चीजें डिकोड नहीं हो पाती। चलो, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो पोर्टल हैं, विभिन्न सारे पोर्टल के, फलाना पोर्टल ये दे रहा है, फलाना पोर्टल इस चीज का पोर्टल है, वो उस चीज का पोर्टल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे चलते हैं। तलाश क्या है? एक नौसैनिक वायुयान एक हाल ही में विकसित प्रक्षेपास्त्र इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा, हाँ तलाश मतलब वो अपना कुछ भी खोजने के लिए हिंदी में बनाया गया सॉफ्टवेयर था सीडैक द्वारा, जो वो है ना, सीडैक कहां? पुणे में स्थापित है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तलाश। ये करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का सवाल है ना, उस समय तलाश चर्चा में होगा, सीडैक में बनाया होगा। तो आपको मैं करंट अफेयर्स के सवाल इसलिए लेके आता हूं, इसलिए लगा के लाता, चाहूं तो हटा दूं उन्हें, ठीक है, लेकिन सवाल इसलिए लगा के लाता हूं ताकि आपको पता चल सके कि करंट अफेयर्स से भी स्टैटिक को कैसे लिंक करके सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई अगर अब ऐसा कोई नया पोर्टल कोई लॉन्च कर दे, है ना, कोई भी संस्था या कोई भी ऐसा बनाए, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि सवाल पूछा जा रहे हैं ऐसे। चलो, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की, यह भी करंट अफेयर्स का सवाल है। आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर विकास किया है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम था नयन। ठीक है, नयन। ठीक है, तो ये भी सीडैक ने बनाया था, सीडैक ने, कि भाई हमारे यहाँ कोई क्या करे, उसको मालवेयर ना भेज दे, कोई क्या कहते हैं, एक तरह से हैकर हमारी चीजों को यूज ना कर ले, तो नयन नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था सीडैक ने। चलिए, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, पुणे में किया गया था, सीडैक ने बनाया था। सुपर कंप्यूटर भारत की परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं सारे, परम फलाना, परम ये, परम वो। आजकल जो सबसे मोस्ट क्या कहते हैं पावरफुल सुपर कंप्यूटर है भारत का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो परम सिद्धि एआई उसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के सर्वप्रथम विकसित स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम था, परम सीरीज के कंप्यूटर थे, पुणे में स्थापित किए गए थे, सीडैक ने बनाया था। याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम नाम है, परम नाम के ये आगे फिर चलते रहते हैं, सीरीज आगे बढ़ती रहती है। तो ये सवाल आपको पता होने चाहिए, याद, मतलब एक तरह से दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल देख, जो सवाल रिपीट हो रहा है कई बार, वो हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में सही से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड अप इसलिए चल रहा हूं क्योंकि 85-85 सवाल है मुझे कराने हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम लूं, अनावश्यक बातें बनाऊं, करूं। ठीक है, चलो खैर, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक करते रहा करो यार, और कमेंट में बताते रहा करो आपको क्या और चाहिए, या वीडियो कैसी लगी, एटलीस्ट एक कमेंट करके जाते हो तो लगता है कि हाँ आप लोग जुड़े रहे। चलो
भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है? तो विजय भाटकर साहब हैं। विजय भाटकर साहब को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट में इन्होंने अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, विजय भाटकर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? विजय भाटकर को। याद कर सकते हो कि सुपर कंप्यूटर हमने भी बना लिया, पूरे विश्व में विजय हो गई हमारी, ओ भाई साहब हम भी बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो देखो, अब देखो, जैसे तुक्का लगाना है, मान लो मुझे नहीं पता, तो भारत का कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, तो भारत जैसा नाम होगा, जैसे परम है, नयन हमने देखा था अभी, वो एक वैसी प्रणाली बनाई, तो वो ऐसा नाम होगा कुछ जो अपने हिंदी टाइप से हो। तो देखो चिप्स, क्या हम चिप्स जैसा कुछ बनाएंगे? चिप्स तो हम लेज के खाते हैं। चलो फ्लोवर, साल, मार्क, अंग्रेजी कुछ नहीं बनाएंगे, या तो परम पदम होगा या अनुपम होगा। अब परम तो हमारे क्या है, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो सीडेक बना रहा है, तो अब अगर सीडेक परम बना रहा है, तो अगर भाभा कुछ और बनाएगा तो उसका नाम परम से कुछ अलग रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को अलग दिखाना है, तो इसका नाम क्या है? अनुपम है। ठीक है, याद रखोगे। तो मतलब कॉमन सेंस से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है तो। कॉमन सेंस भी कब लगता है बाबू? जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो, चारों तरफ की चीजें पता हो, वहां कॉमन सेंस लग के तुक्का लगता है, और वो तुक्का नहीं है ना, वो कॉमन सेंस है। चलो आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो एक वर्ड की परास जो होती है वो 64 बिट होती है, जबकि नॉर्मल कंप्यूटर के लिए कितनी होती है? 32 बिट होती है। जो आप और हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसके लिए शब्द परास जो होती है 32 बिट होती है, जबकि सुपर कंप्यूटर के लिए कितनी है? 64 बिट, 64 बिट। मैंने आपको बता दिया बिट क्या है। बिट मतलब सबसे छोटा मापक इकाई है कंप्यूटर की चीजों का। ठीक है, चलिए मेमोरी मान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा, नाम से भी सुपर, काम से भी सुपर, स्पीड में भी सुपर, पैसे में भी सुपर, कौन? सुपर कंप्यूटर। चलो आगे चलते हैं। विश्व का द्रुततम, द्रुततम का क्या मतलब होता है? सबसे तेज। द्रुततम का क्या मतलब है? सबसे तेज, स्पीडली वाला, सबसे तेज। ठीक है, सबसे तेज कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है दिसंबर 1996 की स्थिति के हिसाब से कह रहे हैं। अब तो बहुत है, 1102 पेटाफ्लॉप से। कौन? फ्रंटियर, यूएसए का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है, जिसकी अधिकतम संसाधन गति 1102 पेटाफ्लॉप्स है। बहुत स्पीड हो गई है ना, अपनी कल्पना से भी बाहर स्पीड हो गई, बहुत स्पीड हो गई। तो ये करंट का क्वेश्चन है, फिलहाल वाले को याद रखो। ये रिपोर्टें हर साल आती हैं, है ना, हर साल ये रिपोर्ट आती है। 500 करके संस्था है जो इन रिपोर्ट को हर साल देती है और बताती है कि इस बार विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस देश का है। जैसे अपना परम सिद्धि एआई जो है वो तो शायद आफ्टर 100 था पिछले साल, मतलब उससे 100 उससे ऊपर के कंप्यूटर हैं जो उससे तेज चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये इसका ज्यादा लोड नहीं लेना इस सवाल का। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है तो आज के समय कौन सा है? फ्रंटियर। ठीक है, यूएस का है। शायद नवंबर दिसंबर में इसका डेटा आता है अपडेटेड, तो अब मे भी नया करंट अफेयर्स में आएगा, तो इसको देख लेना आप एक बार, क्योंकि कई बार सवाल पूछा गया। देखो फिर वही पूछ रहा है, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ किस देश का था? मैजिक क्यूब तो चाइना का था। ठीक है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैजिक क्यूब किसका था? चाइना का। चलो आगे चलते हैं। 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं। वर्तमान का देखो ये आ गया, सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान का कौन सा है? परम सिद्धि एआई। ठीक है, अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि एआई। चलो आगे चलते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति से काम करने वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो मानी जाती है, क्वांटम प्रौद्योगिकी जो मानी जाती है, उसका मतलब ही यही है कि छोटे छोटे चीजों से काम कराएगी। तो वैसे ही यहां क्या होगा? इसका आंसर भी क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, हमारे मस्तिष्क से कई गुना तेज काम कर लेगा और छोटा होगा क्वांटम कंप्यूटर। चलो, क्वांटम पूरी टेक्नोलॉजी है, उस पर रिसर्च चल रही है कि कोई भी पदार्थ छोटे स्वरूप में जो है किस तरीके से काम कर सकता है, क्या नैनो प्रौद्योगिकी भी उसी से रिलेटेड है, तो क्वांटम कंप्यूटर। चलो 53 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, Y2K समस्या क्या थी? Y का मतलब ईयर, 2K का मतलब 2000।
चक्कर क्या था भाई साहब, जब सन 2000 आई है ना, कंप्यूटर तो बन चुके थे 1999, 31 दिसंबर 1999 के बाद एक्चुअली जब उसकी प्रोग्रामिंग की गई कंप्यूटर की, उसमें लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या डेट वाली प्रोग्रामिंग की गई, तो ऐसी प्रोग्रामिंग थी कि वो 31 दिसंबर 1999 के बाद अगली सन कौन सी दिखा रहा था, वो दिखा रहा था 1 जनवरी सन 1900, मतलब 2000 सन नहीं दिखा रहा था। तो एक ये बहुत, और पूरे विश्व के कंप्यूटरों के साथ ये दिक्कत थी, तो ये बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही थी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से हम उपग्रहों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ा जाता, पूरा मतलब अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होता इस एक समस्या के चलते। तो माना जाता है भारतीय इंजीनियर्स ने इस समस्या को सॉल्व किया था, तभी से भारतीय इंजीनियर्स का दबदबा हो गया था कि भाई ये लोग भी मतलब खतरनाक आइटम है, ठीक है। तो भारतीय इंजीनियर्स ने इस समस्या को सॉल्व किया था। तो Y2 की समस्या वो थी, मतलब सन 2000 नहीं शो कर रहा था, 1 जनवरी सन 2000 की जगह वो 1 जनवरी 1900 शो कर रहा था, ठीक है। चलो, कंप्यूटर के वायरस से तो कोई मतलब नहीं है। विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर में एक रूपता लाने हेतु प्रयत्न, ईसवी सन के अंतिम दिन दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना, ठीक है, 60 वर्ष की। तो वो क्योंकि सन 2000 हो गया, अब 2000 में ये इसको पता ही नहीं कि लास्ट में 00 भी होता है, ये तो 1 2 3 4 से 99 तक इसकी प्लानिंग थी, तो वो 1 जनवरी 1901 दिखाने लग गया। तो ये था, ये समस्या थी Y2 के, Y फॉर ईयर, 2 के फॉर 2000, तो ईयर 2000 संबंधित समस्या। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के प्रयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है, व्यय है। तो ये 1997 में पूछा गया है, क्योंकि तब से ही पहले से ही चर्चा चलने लगी थी कि भाई Y2 की समस्या आ रही है। तो किसके दिक्कत थी? कंप्यूटरों के विषय में बात कही गई है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उस समय सवाल है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? Y2 के समस्या कंप्यूटर की थी, ठीक है। गठिया क्या था? यूरिक एसिड से होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल नहीं, परम 10,000 तो क्या है? हमारा सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है? परम 10,000, क्योंकि परम जो भी है, परम सीरीज का जो भी सिस्टम है, वो सारे हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। चलो, WWL क्या है? WWL की फुल फॉर्म पूछी है, तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे WWW की फुल फॉर्म होती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे ही WWLL की फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप। चलो आगे चलते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर तो भाई 2-4 ही होते हैं, इसका थोड़ी ना। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, जो आप और हम लैपटॉप और ये सारे फोन वोन जो यूज कर रहे हैं ना, दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे अलमारी साइज के प्रॉपर बड़े बड़े कंप्यूटर, ठीक है। चलो, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग हो सकता है? मेन फ्रेम तो पूरा बड़ा वाला कमरे वाला कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर कैसे आ जाएगा घड़ी में? नोटबुक नहीं, एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, मतलब छोटा सा होगा, उसमें अंदर लगा हुआ। डिजिटल घड़ी में भाई कंप्यूटर क्या है? कोई भी ऐसी काम जो गणना करे, जो हमारा काम स्पीड से कर दे, वो कंप्यूटर है। तो वो भी तो गणना कर रहा है भाई। घड़ी आपकी सही टाइम पे सेकंड वाली सुई हिल रही है, सही टाइम पे मिनट वाली हिल रही है, तो गणना उसके अंदर चल रही है ना, तो दैट इज, उसमें भी कंप्यूटर है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। 15-20 सवाल और हैं, खत्म कर लेते हैं। निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो लेजर प्रिंटर में कौन सी यूज होती है? लेजर प्रिंटर बेसिकली क्या होता है आप समझो। लेजर प्रिंटर में स्याही नहीं होती है। जैसे आपने बस की टिकट देखी होगी, जो आपको कभी रोडवेज बस में आपने सफर किया हो, तो बस की टिकट क्या होती है? थोड़े दिन जेब में रखी रहने दो। जैसे मैं काफी सफर करता हूं, तो थोड़े दिन जेब में रखी रहने दो, उसकी इंक उड़ जाएगी। तो वो क्या है? लेजर प्रिंटिंग है, वो एग्जैक्ट प्रिंटिंग नहीं है। एक प्रिंटिंग होती थी पुराने जमाने में, टक 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 करके छापते थे ना, वो है ना। जैसे वो कौन सी पिक्चर है, नायक में देखो, तो कहता है इनका सस्पेंशन लेटर बनाइए, तो गले में पूरा टांग रहता है, ठक 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 तुरंत बना देता है। तो वो कौन से थे? वो लेजर प्रिंटर नहीं थे। उनको अभी आगे एक शब्द आएगा, उनको वो बोलते थे, ठीक है। मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है। लेजर प्रिंटर वो हैं, ठीक है। जैसे बस कंडक्टर आपको टिकट निकाल के दे रहा है, आजकल बिजली के बिल भी लेजर, मतलब वो जरा सा धंतूरा सा लाते हैं, देखे उन्होंने इतने यूनिट हो गए, खटखट टाइप किया, तुरंत आपका बिल निकल आया। तो लेजर टेक्नोलॉजी से वो प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो वो उसमें कौन सा लेजर होता है? सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सेमीकंडक्टर लेजर होता है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का यूज होता है ना। डेस्कटॉप छपाई, अब जो नॉर्मली जो हमारा प्रिंटर यूज करते हैं ना अपन, वो कौन सा प्रिंटर होता है?
वो कहलाता है डेस्कटॉप छपाई वाला भी। आजकल भी जो प्रिंटर आ रहे हैं वो भी सब लेजर प्रिंटर ही आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। डेली, हाँ ये है डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? तो डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? जो हमारे नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, जो बढ़िया चीजें छापते हैं, इंक विंक लेते हैं, तो डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? तो वो इंपैक्ट उसका प्रकार है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? इंपैक्ट। वही जो टक टक वाला मैं बता रहा हूं, मशीन ठक 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 जो टाइप करके लिखती है ABCD ऐसे करके जो होते हैं ना, वो वाले प्रिंटर कैसे होते हैं? इंपैक्ट, ताकि उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है तब वो शब्द छप रहा है। चलो, इंटरनेट पर www का अर्थ है, ये तो आपको पता ही है, अब तो www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, www का विस्तृत रूप है, देख रहे कई बार सवाल पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलो 64 का भी हो जाएगा। 65, www का आविष्कार किसने करा? तो www का आविष्कार किसने करा था? ये थे टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन्होंने किया था, टिम बर्नर्स ली। जैसे कोई भी हमें वेबसाइट करनी है तो www.com फलाना चीज होती है, जो भी होती है। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था। www के आविष्कारक कौन है? फिर सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड आंसर, ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली। चलो, वर्ल्ड वाइड वेब www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटरों को, संसाधनों को जोड़ता है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको हाइपर मीडिया सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 67 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इनमें, अरे सर आप तो कुछ समझा ही नहीं रहे हो, इनमें समझने जैसा सिस्टम कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब अब फिर तो पूरी कंप्यूटर की कहानी पढ़ो, आपको पता है एक आध सवाल आना है। मैं करा इसलिए रहा हूं ताकि आपको कहने का मौका ना मिले कि सर पूर्वावलोकन में आपने फलानी चीज छोड़ दी है, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। समृद्धता से कर रहे हैं तो समृद्धता से करते चले, ठीक से अच्छे से पढ़ते चले। चलो, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? वही वर्ल्ड वाइड वेब। भाई www.फलानी.com तो वो क्या है? लिखित लिंक्ड जानकारी है ना, लिंक है ना वो किसी चीज का। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन वर्ल्ड वाइड वेब, वही www। ठीक है, चलो, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। मान लो मैं अपना संस्थान, मान लो ये हमारा संस्थान चल रहा है, ठीक है, इसका कंप्यूटरीकरण नहीं है, मतलब सारा काम हम मैनुअल कर रहे हैं। आपका एडमिशन हुआ, हमने एक नाम लिखा, चढ़ाया, तो कंप्यूटरीकरण अब हमें करना है, हमें अपनी सारी चीज क्या करनी है? कंप्यूटराइज करनी है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी मन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ हम कंप्यूटराइज करेंगे। ठीक है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ठीक है, वित्तीय संसाधन होने चाहिए। भाई पैसा होना चाहिए, तभी तो सब कुछ कंप्यूटराइज कर लेंगे। पैसा है तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर जैसे पे, पैसा नहीं होगा तो सादा बोर्ड पे पढ़ाएंगे। चलो, जनशक्ति का प्रशिक्षण। अब मान लो मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने का हैबिचुअली ना हूं तो भी नहीं कर पाएंगे सारी चीजें कंप्यूटराइज। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होना चाहिए। तो किसकी जरूरत होती है? चारों चीजों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? देख लेते हैं। साइबर स्पेस तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, अपलोड भी यूज करते हैं, फलानी चीज अपलोड हो गई। मॉडेम भी यूज करते ही हैं, ठीक है, मॉडेम। और प्रकाशिकीय भंडारण ये नहीं होता, लाइटिंग स्टोरेज हम उसमें यूज नहीं करते अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो सी विल बी द राइट आंसर। ये तो नॉर्मल वो है टर्म तीनों, आप लोगों को आधुनिक रूप में तो पता ही होंगे, 2001 में पूछा गया, उस समय सवाल टफ होगा। चलो, निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? लॉगिन हम करते हैं किसी भी चीज का, सूचना मॉडेम, पासवर्ड। पिनाका नहीं है। पिनाका तो क्या है? पिनाका जैसे वो नहीं आजकल आप देखते हो, जैसे आयरन डोम है, मतलब मिसाइल आई उसे ऊपर ही ऊपर फोड़ देता है ना, ऐसे ही पिनाका भी है ना। पिनाका अपना भारतीय है, ठीक है, वो भी ऐसे ही मिसाइल फोड़ वाला सिस्टम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? देखो, प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई फलानी चीज का फलाना प्रोटोकॉल, जैसे आईपी एड्रेस है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, वो भी एक तरह से। लॉगिन हम करते हैं, आर्चीज भी होती है ना, और तो उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर होगा? कौन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली है? सब है, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली। आजकल तो आप इन नामों से परिचित हैं, मतलब जब ये सवाल सन 2000 में, सन 2002 में पूछे जाते थे, टफ कहलाते थे। चलो, डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ, सेट ऑफ रूल्स। तो कोई भी सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। जैसे नहीं कहते भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनका प्रोटोकॉल है,
तो उनके कुछ रूल्स हैं कि प्रधानमंत्री से इतनी दूर भाई साहब आदमी रहेंगे, है ना, इतनी दूर उनकी सिक्योरिटी रहेगी, पीछे पीछे डीएम भी कम से कम 20 मीटर दूर होना चाहिए, इस तरीके के, मतलब हो सकता है ज्यादा कमती हो, तो इस तरीके के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे मान लो कोई सभा हो रही है, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, तो उसके प्रोटोकॉल है कि मंच पे फलाने फलाने नेता चढ़ेंगे, नियम है पहले से बने हुए, ठीक है, कोई भी अंटा मंटा छंटा नहीं टड़ेगा उस पर, है ना। तो सेट ऑफ रूल्स है, तो सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? सेट ऑफ रूल्स कहलाता है आपका प्रोटोकॉल। आपने नॉर्मली भी शब्द सुना होगा कि भाई प्रोटोकॉल फॉलो करो, मतलब जो नियम कानून है, जो रूल सेट है, उनको फॉलो करो। चलो, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? टीसीपी आईपी कहलाता है, ठीक है, टीसीपी आईपी कहलाता है। बेसिकली आईपी एड्रेस क्या करता है? आईपी क्या करता है? एक चीज को दूसरी जगह से ले जाता है। जैसे मान लो यहां से कोई इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ले जानी है, तो वो लोकेशन रिकॉर्ड उनकी ट्रेस करता है। और टीसीपी क्या होता है? वो जो इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमाइज तरीके से लगाने का काम टीसीपी करता है, ठीक है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल को किस लेयर पर आईपी एड्रेस प्रयोग करता है? तो ये चक्कर क्या है? ये जो नेटवर्क होता है ना, उसमें अपन की कई लेयर होती हैं, एक मतलब 6-7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब कितनी होती हैं, क्या होती हैं, बहुत डीप में नहीं जाना है, कौन कौन सी होती हैं, रटे पड़ रहे हैं, मर जाएंगे, है ना, कंप्यूटर आपको परेशान कर देगा। तो वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है नेटवर्क लेयर, जो आईपी एड्रेस का यूज करती है। नेटवर्क लेयर जो होती है वो आईपी एड्रेस का यूज करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? तो मैं आपको बता रहा हूं टोटल 7 लेयर होती हैं। अब नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, ठीक है, हल्का सा याद रह जाएगा। और फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है? डाटा लिंक लेयर होती है, जहां डाटा मतलब ट्रांसफर होता है, जहां से डाटा का सिस्टम चलता है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए। मैं मानता हूं कि इसमें आपको 8-10 सवाल नहीं समझ में आए होंगे। उन 8-10 सवालों को समझाने के चक्कर में ना 1 घंटा एक्स्ट्रा चला जाएगा पूरा, तो हमको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है ना। मैं आपको इसीलिए मैं चाहूं तो 1 घंटा में पूरी व्याख्या लिख के लाऊं, पूरा आपको सब समझाऊं, पूरा सब पढ़ाऊं, वो टाइम अपने पास नहीं है। अपन को शॉर्ट टाइम में अच्छा रिवीजन करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का प्रयत्न करता हूं या आपको साथ समझाने का प्रयत्न करता हूं। चलिए, एक नेटवर्क, मुश्किल से 8 या 9 सवाल और रह गए हैं, खत्म करके जाइएगा। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वो क्या है? ठीक है, तो ये 77 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एक नेटवर्क वातावरण में क्या जो सर्वर नहीं है वो क्या है ना। तो जो नेटवर्क सर्वर है ना, इसमें से फाइल सर्वर भी सर्वर है, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, अनुप्रयोग सर्वर मतलब यूज सर्वर है। नेटवर्क सर्वर का इससे कोई मतलब नहीं है नेटवर्क वातावरण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये टफ सवाल है, ठीक है, ये कंप्यूटर का जिसको प्रॉपर नॉलेज होगा वो कर पाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जैसे आप तो अब ईमेल तो नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं, तो एक उसमें ऑप्शन आता है स्पैम। स्पैम क्या होता है? जंक ईमेल होते हैं, जो फालतू कोई फर्जी भेजे पड़ रहा है, हमसे शॉपिंग कर लो, 99 का रिचार्ज फ्री देंगे, हमसे फलानी चीज खरीद लो, 500 रुपया कूपन देंगे, भैया नहीं चाहिए। तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो स्पैम क्या है? जंक ईमेल है, मतलब फर्जी कोई भेजे पड़ रहा है, हमारी मेल आईडी कहीं से मिल गई होगी, भाई साहब हमसे ये ले लो, वो ले लो। चलो, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। स्पैम संगीत से क्या मतलब है? कला, खेल नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है स्पैम। चलो, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश को भेजना क्या कहलाता है? ईमेल संदेश को भेजना क्या कहलाता है? एक निश्चित पते पर, मतलब एक ही मेल आईडी पर बार बार भेज रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग कहेंगे। जैसे एक ही ईमेल आपके पास बार बार आ रहा है, तो क्या किया? ईमेल बॉम्बिंग हो गया, बार बार वही ईमेल आप पे फेंक के मार रहा है, इसको कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। एक निश्चित पते पर, मतलब एक निश्चित मेल पर बार बार जो है एक ही ईमेल आए, ईमेल बॉम्बिंग। और अलग अलग जगह से बहुत सारे ईमेल आए बेमतलब के, तो वो ईमेल स्पैमिंग है, ठीक है। चलो, डक-डक-गो क्या है? तो डक-डक-गो एक सर्च इंजन है ना। डक-डक-गो एक सर्च इंजन है, काफी पुराना सर्च इंजन था, माइक्रोसॉफ्ट का था, ठीक है। चलिए, यूरोप में था, और मतलब जो है वही जैसे गूगल है आपका सर्च इंजन, वैसे ही डक-डक-गो एक सर्च इंजन है।
चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, अल्टाबिस्ट, साइंस डायरेक्ट भी है ना, आर्कुट। ऑर्कुट क्या था? फेसबुक से पहले ऑर्कुट चलता था, आप में से शायद कुछ लोगों ने चलाया हो, है ना, मैंने भी नहीं चलाया था, मैं उस जमाने का नहीं हूं। तो ऑर्कुट जो है चलता था फेसबुक से पहले, वो भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी ऑर्कुट। ऑर्कुट इज नॉट अ सर्च इंजन, बाकी ये सब सर्च इंजन थे। सर्च इंजन मतलब जैसे गूगल है, बिंग है ना, बिंग है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये सब सर्च इंजन है आपके। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, गूगल क्रोम तो एक सॉफ्टवेयर मान सकते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू, पैकेट्स, कुकीज और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से देखना है हमें कौन सा सर्च इंजन है। तो जो बाइडू है ना, बाइडू चाइनीज सर्च इंजन है, बाइडू हमारे यहां शायद नहीं चलता है, बाइडू चाइनीज सर्च इंजन है। बाकी पैकेट्स, कुकीज, तो कुकीज अलग सिस्टम होता है, पैकेट जो इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में माना जाता है, ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन। चलो, बिंग एक सर्च इंजन है जिसका माफ कीजिए, जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिंग जो सर्च इंजन है, जैसे सफारी जो है, अपन सफारी है वो किसका है? सर्च इंजन सफारी सर्च इंजन है एप्पल का। जो लोग आप में से आईफोन यूज करते हैं उनको पता होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो बिंग है, बिंग किसका सर्च इंजन है? वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85 का आंसर। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। मुझे लगता है 1 घंटा हुआ नहीं होगा, उससे पहले ही हमने 85 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से 4 क्लासेस कंप्यूटर की होंगी, मैं कंप्लीट ही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एपीएस में भी कंप्यूटर आना है, तो जो लोग वो देख रहे हैं उनको थोड़ा लाभान्वित हो जाएंगे इससे, मतलब रिपीटेड सवाल अगर आ गए तो। ठीक है, चलिए, तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो, हम लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है, और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।